नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम भूगोल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। अक्सर हम मान लेते हैं कि भूगोल का मतलब सिर्फ चट्टानों, नदियों और नक्शों की पढ़ाई है, लेकिन आज हम इसे इंसान और हमारी पृथ्वी के बीच के एक बेहद जीवंत और लगातार बदलते रिश्ते के रूप में समझेंगे। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे नदियों और पहाड़ों के पार के भूगोल से, फिर मानव प्रकृति संबंध को समझेंगे, भौगोलिक अध्ययन के तरीके देखेंगे, इसके 6 ऐतिहासिक चरणों पर नजर डालेंगे और अंत में आधुनिक विचारधाराओं पर बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। नदियों और पहाड़ों के पार भूगोल का असली अर्थ आखिर है क्या? आमतौर पर भूगोल को केवल पहाड़ों, मिट्टी और महासागरों की दुनिया तक सीमित मान लेना बहुत आसान है ना? लेकिन जरा रुकिए, शहरों, सड़कों, भाषाओं और इंसानों के एक जगह से दूसरी जगह बसने का क्या? असल में मानव समाज से जुड़ी ये सभी चीजें भी भूगोल का ही एक बेहद अहम और दिलचस्प हिस्सा हैं। और ये भौतिक और मानवीय जुड़ाव कितना गहरा है, इसे इस बात से समझिए कि शुरुआती जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने हमारी पृथ्वी को समझाने के लिए सीधे इंसानी शरीर का ही उदाहरण ले लिया, जैसे पृथ्वी का चेहरा, नदी का मुख या फिर सड़कों को धमनियां कहना। मतलब प्रकृति और इंसान को कभी अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। अब फ्रेडरिक रैट्ज़ल के इस कोट पर गौर करते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प शब्द है संश्लेषित, यानी सिंथेटिक। रैट्ज़ल का साफ मानना था कि मानव समाज और भौतिक दुनिया कोई अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे में पूरी तरह घुले मिले हुए हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एलन सी सैंपल ने एक और जरूरी बात जोड़ी, गतिशीलता। उन्होंने बहुत ही सटीक ढंग से बताया कि न तो इंसान कभी शांत बैठता है और न ही हमारी पृथ्वी कभी स्थिर रहती है, यानी ये रिश्ता लगातार बदलता और विकसित होता रहता है। फिर पॉल विडाल डेला ब्लाचे ने इसे एक बिल्कुल नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी को चलाने वाले जो भौतिक नियम हैं और यहाँ रहने वाले जो जीव हैं, उनके बीच का ये जीवंत रिश्ता ही असल में भूगोल की नई अवधारणा है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मानव प्रकृति संबंध। आइए देखते हैं कि कैसे समय के साथ इनके बीच की पावर डायनामिक्स यानी ताकत का संतुलन बदला है। इंसान और प्रकृति का ये रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। शुरुआत में था पर्यावरण नियतिवाद, जब इंसान प्रकृति से डरता था और उसी के हिसाब से खुद को ढालता था। फिर तकनीक आई और जन्म हुआ संभववाद का, जहां हमने प्रकृति पर हावी होना शुरू कर दिया। और आज हम नवनियतिवाद के दौर में हैं, जहां हमें समझ आ गया है कि अगर तबाही से बचना है तो एक बीच का रास्ता, एक कड़ा संतुलन बनाना ही होगा। इस नवनियतिवाद, या जिसे रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं, इसे समझने के लिए ग्रिफिथ टेलर का ये ट्रैफिक लाइट मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है। लाल बत्ती कहती है अंधाधुंध शोषण बंद करो, पीली बत्ती कहती है थोड़ा रुको, पर्यावरण का आकलन करो, और हरी बत्ती कहती है अब अपनी सीमाओं में रहकर विकास की तरफ बढ़ो। पर्यावरण को नष्ट किए बिना आगे बढ़ने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, भौगोलिक अध्ययन के तरीके। विद्वान आखिर इस जटिल दुनिया का विश्लेषण कैसे करते हैं? अगर हम अध्ययन के तरीकों की बात करें तो यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है नोमोथेटिक अप्रोच, जो पूरी तरह से आंकड़ों और सांख्यिकी पर टिका है, यानी ऐसे नियम बनाना जो पूरी दुनिया पर लागू हों। और ठीक इसके उलट है इडियोग्राफिक अप्रोच, जो मानता है कि हर जगह की अपनी एक खास खूबी होती है और ये हर क्षेत्र के अनूठेपन का सम्मान करता है। अब बात करते हैं चौथे भाग की, मानव भूगोल का विकास, जो पूरे 6 ऐतिहासिक चरणों से होकर गुजरा है। इस विषय का सफर सच में बहुत दिलचस्प है। व्यापारिक फायदों के लिए हुए सरल औपनिवेशिक अन्वेषण से शुरू होकर ये 1960 के दशक की सांख्यिकीय क्रांति से गुजरा, जहां हर चीज को डेटा से नापा जाने लगा। और होते होते 1990 के दशक तक आते आते ये अत्यधिक स्थानीय और उत्तर आधुनिक दृष्टिकोणों तक पहुंच गया। और यहीं से हमारा पांचवां और आखिरी भाग शुरू होता है, आधुनिक विचारधाराएं। कैसे विद्वानों ने डेटा से बाहर निकलकर इंसानियत को वापस भूगोल में जगह दी।
दरअसल 1970 का दशक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वियतनाम युद्ध और शहरों में बढ़ते अपराध जैसे बड़े संकटों ने भूगोलवेत्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि भाई सिर्फ नक्शे बनाने और डेटा इकट्ठा करने से समाज की दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। तब जाकर गरीबी, भूख और सामाजिक असमानता जैसे असली मुद्दे भूगोल के केंद्र में आ गए। यहीं से शुरुआत हुई कल्याण भूगोल या वेलफेयर ज्योग्राफी की। डेविड एम स्मिथ का ये मॉडल 4 बहुत ही अहम सवाल पूछता है। किसे, क्या, कहाँ और कैसे मिलता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध इस बात से है कि समाज के दबे कुचले वर्गों को न्याय और संसाधन कैसे मिलें। अब इस असमानता से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर 2 बिल्कुल अलग राय हैं। कल्याणकारी दृष्टिकोण थोड़ा नरम है। ये मौजूदा सिस्टम में रहकर पॉलिसियों के जरिए सुधार लाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी या रैडिकल अप्रोच थोड़ा सख्त है। ये मार्क्सवादी विचारधारा पर चलता है, जो सीधे पूंजीवादी व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करता है और सिस्टम में बुनियादी बदलाव की मांग करता है। इन सब के बीच एक और बहुत दिलचस्प सोच उभर कर आई, व्यवहारिक विचारधारा। इसका मानना है कि अलग-अलग समुदायों के गहरे मनोवैज्ञानिक अनुभवों, उनके सांस्कृतिक विश्वासों, नस्ल और धार्मिक मान्यताओं को समझे बिना आप कभी भी मानव भूगोल को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मानव भूगोल कभी भी अकेले काम नहीं करता। ये सामाजिक विज्ञान के लगभग हर प्रमुख विषय का करीबी रिश्तेदार है। चाहे चुनाव का विश्लेषण करने वाली सेफोलॉजी हो, जनसांख्यिकी हो, समाजशास्त्र हो या राजनीति विज्ञान, भूगोल इन सभी के साथ मिलकर एक बहुत ही गहरा और आपस में जुड़ा हुआ अकादमिक जाल बुनता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम आज सच में एक टिकाऊ संतुलन वाले ग्रीन लाइट भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर पर्यावरण का अंधाधुंध शोषण करके रेड लाइट को तोड़ते हुए आगे भाग रहे हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारे आने वाले कल का भूगोल छिपा है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।